नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हम अपने चैनल पे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें सबसे पहले हम इस वीडियो में भारत पर हुए मुस्लिम आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे अगर हम बात करें तो भारत पर जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया था वो अरबों ने किया था, और जो दूसरे बार जो आक्रमण भारत पर हुआ था वो किया था तुर्कियों ने। जो भारत पर जो आक्रमण करने वाला अरब था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। और जो आक्रमण किया था वो क्या था, सिंध में सिंध के राजा थे दाहिर, उनके खिलाफ उन्होंने आक्रमण किया था। और सिंध में एक जगह है रेवार, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था, इसलिए इसको रेवार का युद्ध भी बोला जाता है। और दूसरा जो आक्रमण है जो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर किया था वो किया था 713 ईस्वी में, 713 एडी में किया था मुल्तान पर। अब इस आक्रमण की, जो मुल्तान का आक्रमण है, इसकी है जानकारी जो हमें मिलती है वो मिलती है चचनामा से। जो चचनामा है वो अली अहमद ने जो लिखा था। अब उसके बाद में अगर हम बात करें तो भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुए थे उनके बारे में अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो जो भारत पर सबसे पहला जो सफल तुर्क आक्रमण था वो किया था सुबुक्तगीन ने, जो गजनी का राजा था। उसने ये आक्रमण किया था 986 ईस्वी में। उसके बाद में जो आक्रमण हुआ था वो किया था महमूद गजनवी ने, जो 1000 ईस्वी में किया था। और कहा जाता है कि सबसे दुर्दांत जो आक्रमणकारी था वो महमूद गजनवी को माना जाता है, क्योंकि उसने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किए थे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी जो है उसने लगभग 175 साल बाद, यानी 1175 ईस्वी में, 1175 एडी में उसने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद में जो भारत पर है दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी। तो जो दिल्ली सल्तनत है वो हम आगे पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में ही हमारा अगला चैप्टर दिल्ली सल्तनत होगा। तो अब हम बात करते हैं अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किया था उनका कारण क्या था, वो करना क्या चाहते थे, उनके उद्देश्य क्या थे आक्रमण करने के पीछे। तो दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सबसे पहला तो इनका कारण यही था कि ये भारत में जो धन संपत्ति है वो लूटते थे और वापिस चले जाते थे। ये बेसिकली अगर हम कहें तो ये एक तरह से लुटेरे थे, ये आते थे, लूटपाट मचाते थे और वापिस चले जाते थे। और उसके बाद इनका जो दूसरा कारण था वो ये था कि ये लोग अपने धर्म जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार भारत में करना चाहते थे, इसलिए वो भारत पर हमला करते थे। उसके बाद में हम तुर्क आक्रमण की अगर हम बात करें तो तुर्क आक्रमण की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नाम का एक तुर्क सरदार था जिसने गजनी की स्थापना की थी। गजनी नाम का देश उसने बसाया था। अब 932 ईस्वी से 977 ईस्वी तक, माफ कीजिएगा, 932 ईस्वी से 972 ईस्वी तक अल्पतगीन ने गजनी पर शासन किया था। अब उसके बाद में 972 ईस्वी में उसका अल्पतगीन का जो बेटा था जिसका नाम था पिरिक्तगीन, वह राजगद्दी पर बैठा था। उसने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तो अल्पतगीन था, उसका एक गुलाम था सुबुक्तगीन, और वो उसका दामाद भी था जो खुरासान पर उस समय शासन कर रहा था। और उसने 977 ईस्वी में पिरिक्तगीन को हटाकर वहाँ पे गजनी में अपना शासन खुद का स्थापित कर दिया। और खुरासान जहाँ पर वो खुद शासन कर रहा था वहाँ पर अपने बेटे गजनी को, जो उसे महमूद गजनवी के नाम से जानते हैं, उसे वहाँ का राजा बना दिया था। अब उसके बाद में 998 ईस्वी में जो सुबुक्तगीन है उसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो गजनी है उसकी बागडोर जो है वो महमूद गजनवी के हाथ में आ जाती है, जिसने भारत पर 1000 ईस्वी में हमला किया था। अब उसके बाद में हम महमूद गजनवी के बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो महमूद जो गजनवी था उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। तो भारत पर जो महमूद गजनवी ने सबसे पहला आक्रमण किया था वो किया था 1000 ईस्वी में। जो महमूद गजनवी
का जो आक्रमण का उद्देश्य था वह सेम वही, धन की प्राप्ति करना, धन लूटना, वही उसका उद्देश्य था। और महमूद गजनवी को जो अगर हम बात करें तो उसको उपाधियां मिली हुई थी यामीन उद दौला की। अच्छा, दूसरी जो उपाधि थी वो दी हुई थी यामीन उल मिल्ला की। और ये जो उपाधियां थी वो महमूद गजनवी को दी थी, जो बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने यह उपाधियां उनको दी थी। उसके बाद में जो एक उसको उपाधि दी गई थी बुत शिकन की, यानी मूर्ति भंजक की, यानी यह मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था और यह भारत में आता था, हमला करता था और भारत में जो मंदिर थे उनकी मूर्तियों को यह तोड़ डालता था। इसलिए उसको मूर्ति भंजक आक्रमणकारी भी बोला जाता है, इसलिए उसको बुत शिकन की उपाधि दी गई है, उसको बुत शिकन का टाइटल दिया गया है। और अगर हम उसके बारे में बात करें तो यह पहला मुस्लिम राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। और यह ऐसा राजा था जिसे सुल्तान की उपाधि किसी ने दी नहीं थी, यह सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जिसने खुद ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब इसके बारे में हम आगे बात करें, अगर आगे बात करें तो इसने जो पहला भारत पर आक्रमण किया था वो किया था 1000 ईस्वी में, पेशावर पर इसने यह आक्रमण किया था। और जो दूसरा आक्रमण महमूद गजनवी ने किया था वो उसके अगले ही साल 1001 ईस्वी में वहीं पे पेशावर में ही किया था, जहाँ पर शाही वंश के जो राजा थे जयपाल वो शासन कर रहे थे। उसके बाद में जो मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था दोस्तों वो किया था 1014 ईस्वी में थानेश्वर जो कि हरियाणा में है, वहाँ पर जो चंद्र स्वामी मंदिर है उस पर आक्रमण किया था। दोस्तों जो चंद्र स्वामी मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था। उसके बाद में जो आक्रमण किया था वो किया था 1018 ईस्वी में कन्नौज पे उसने आक्रमण किया था, कन्नौज और मथुरा पे, जहाँ पर गुर्जर प्रतिहार के राजा थे राज्यपाल, वो उस समय शासन कर रहे थे। उसके बाद में 1019 और 20 ईस्वी में कालिंजर पे उसने आक्रमण किया था, जहाँ पे चंदेल शासक विद्याधर उस टाइम पे शासन कर रहे थे। उसके बाद आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था महमूद गजनवी का दोस्तों, वो महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ का मंदिर जो गुजरात में स्थित है उस पे उसने आक्रमण किया था, जो कि 1025 ईस्वी में किया था। माना जाता है कि यह उसका सबसे चर्चित आक्रमण था। उस समय चालुक्य वंश के जो शासक थे भीमदेव फर्स्ट, वो उस टाइम पे शासन कर रहे थे। तो वहाँ पर उसने लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति लूटी थी। 20 लाख दिनार की संपत्ति सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसने लूटी थी। लेकिन सिंध के पास में जब वो वापस जा रहा था तो सिंध के पास में जाटों ने उस पर हमला किया और उसकी कुछ संपत्ति लूट ली। उसके बाद उसने अपना जो अगला जो आक्रमण है जाटों से बदला लेने के लिए 1027 ईस्वी में किया था, जाटों के विरुद्ध भी उसने हमला किया था। उसके बाद बात करते हैं तो 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों उसकी मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन क्या करते हैं उसके कुछ दरबारी कवि थे, दरबारी विद्वान थे, उसके बारे में जो कुछ स्कॉलर्स जो थे उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उनके दरबार में कुछ विद्वान थे। उनमें से पहला था अल-बरूनी, जिसने तहकीक ए हिंद नाम की किताब लिखी थी, जो कि अरबी भाषा में उसने लिखी थी। उसके बाद में बात करते हैं फिरदौसी की। फिरदौसी ने शाहनामा लिखी थी, जो कि एक फारसी का ग्रंथ था। जो दोस्तों जो फिरदौसी है उसको पूर्व का होमर भी कहा जाता है, पूर्व का होमर। उसके बाद फिरदौसी ने एक बात कही थी, फिरदौसी ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा था। उसके बाद में अगले जो विद्वान है, अगले जो स्कॉलर हैं, उनके बारे में जब हम बात करें तो वो है उतबी, जो कि एक इतिहासकार थे। उन्होंने तारीख ए यामिनी लिखी थी, तारीख ए यामिनी। दोस्तों तारीख ए यामिनी से मुझे एक बात याद आई कि जो गजनी है उसको यामिनी भी कहा जाता था, इसलिए जो उतबी जो इतिहासकार है उसने गजनी का ही इतिहास लिखा था, लेकिन उसने तारीख ए यामिनी इसलिए ही लिखा था क्योंकि गजनी को पहले यामिनी भी बोला जाता था। उसके बाद में आते हैं वेहाकी पे। वेहाकी जिसको पूर्व का पेप्स भी कहा जाता था, इसने तारीख ए सुबुक्तगीन लिखी थी। जो तारीख ए सुबुक्तगीन है वो महमूद गजनवी के पिता के बारे में लिखी गई है। दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद जो भारत पर जो आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था वो था मोहम्मद गोरी। दोस्तों मोहम्मद गोरी की अगर हम बात करें तो मोहम्मद गोरी 1173 ईस्वी में यानी 1173 एडी में
गौर का शासक बना था। उसके बाद में उसके 2 साल बाद 1175 ईस्वी में भारत में उसने मुल्तान पर आक्रमण किया था। जो उसका पहला आक्रमण था जो सक्सेसफुल था वो मुल्तान पर था, जो 1175 ईस्वी में किया था। उसके बाद में 1178 ईस्वी में पाटन पर जो गुजरात में है उस पर आक्रमण किया था, जहाँ पर भीम सेकंड उस टाइम जो थे वो शासन कर रहे थे, वो जो माउंट आबू के पास जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था। उस समय जो भीम सेकंड थे वो बालक थे, तो उनकी जो संरक्षिका थी उनकी माँ थी, जिनका नाम नायिका देवी था, जिन्होंने उसको हराया था, जिसे हम माउंट आबू के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में जो आक्रमण किया था वो क्या था 1191 ईस्वी में। 1191 ईस्वी में जो आक्रमण किया था वो तराइन में किया था। तराइन में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हरा दिया था। अच्छा, उसके बाद में जस्ट अगले ही साल 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। तराइन के दूसरे युद्ध के बारे में कहा जाता है कि तराइन का जब दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार कर लिया, उसे पकड़ लिया। तो उन्हें पकड़ने के बाद जब लेके गए अपने दरबार में, तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो शब्द भेदी बाण चला सकते थे। तो वो उसकी कला देखना चाहते थे, जो मोहम्मद गौरी था उनकी कला देखना चाहते थे। तो जो चंद्र बरदाई है, कहते हैं उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी उतनी दूरी पर सुल्तान बैठा हुआ है तो मत चूकना सुल्तान। तो जब मोहम्मद गौरी के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया, तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वह बच गया था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वह मर गया था। तो उसके बाद में चंद्र बरदाई ने दुश्मन के हाथों से मरने से अच्छा खुद के हाथों से मरने के लिए पहले तलवार ली और पहले पृथ्वीराज चौहान को गला काटा और उसके बाद खुद को उसी तलवार से मार दिया। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो 1194 ईस्वी में, अब ये कुछ ये बात करें हम तो कुछ इतिहासकार जो है वो मानते हैं कि गौरी की 1206 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया। तो ये है डिस्प्यूट चलता रहता है। तो अगर एग्जाम में आए तो इसको 1206 ईस्वी को ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। तो 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद की हार हुई। उसके बाद में 1203 में युद्ध हुआ कालिंजर का, जो परमार्दी देव के खिलाफ किया था मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद में अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी के बारे में, कुछ अन्य ऐसी बातें जो की जानकारी ज़रूरी होनी चाहिए कि यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने लक्ष्मी माता की फ़ोटो वाले सिक्के चलाए थे। उसके जो सिक्के होते थे उस पर लक्ष्मी माता अंकित होती थी। जब ये इसलिए इसने किया क्योंकि जब ये भारत में आया तो उसने सब देखा कि ये धन के लिए जो भारतीय हैं वो लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। तो इसने क्या किया, अपने सिक्कों पे ही लक्ष्मी माता अंकित करवा दी, जिससे इसके पास बहुत सारा धन आए। उसके बाद इसने इक्का और अक्ता प्रणाली दोनों चलाई। उसके बाद कहा जाता है कि इसने एक प्रकार के सिक्के और चलाए जिस पर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी दोनों बने हुए थे। उसके बाद में आगे अगर हम बात करें तो इसके जो प्रमुख गुलाम थे और उन्होंने कौन सा अभियान चलाया था, क्या चलाया था, उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका जो गुलाम था, जो सबसे चहेता गुलाम था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो उसका दामाद भी था, जिसने लाहौर और दिल्ली का अभियान किया था। उसके बाद में यालदोज, जिसने गजनी का अभियान किया था। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कुबाचा आता है, जिसने कच्छ और सिंध का अभियान किया था। उसके बाद में जो बख्तियार खिलजी है वो आता है। तो उसकी बात अगर हम करें तो बंगाल और बिहार का उसने किया था। उसके बाद में 1206 ईस्वी में खोकर सरदार ने उसकी सिंध के पास हत्या कर दी मोहम्मद गौरी की। दोस्तों, बख्तियार खिलजी जो दास था मोहम्मद गौरी का, उसने क्या किया था, 2 विश्वविद्यालय, जो भारत का जो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो भारत में स्थित है,
तो ये मत समझना कि ये भारत में स्थित नालंदा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी के टाइम पे वो पाकिस्तान में स्थित है। और उसके बाद में भारत में जो भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है जो भारत में स्थित है वो नालंदा है, जो कि राजगृह बिहार में स्थित है। तो इसने क्या किया था, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, और उसके बाद में एक दूसरा विश्वविद्यालय था विक्रमशिला, जिसको इसने नष्ट किया था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि ये जो विश्वविद्यालय था इसमें इतनी किताबें थी तो कि जो आग इसने लगाई थी वो 6 महीने तक जलती रही थी। 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जला था। उसके बाद में अगर हम प्राचीन जो विश्वविद्यालय थे तो उनके बारे में अगर बात करें तो आज सब लोग कहते हैं कि हम ऑक्सफोर्ड जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, अलग अलग विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि जो शिक्षा की शुरुआत है वही भारत से हुई है। अच्छा, जो विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था वो था तक्षशिला, जो 700 से 800 बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व में बनाया गया था, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है। और जो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसको आयुर्वेद विज्ञान का केंद्र भी कहा जाता है। जब 1980 में इसे यूनेस्को की जो विश्व विरासत स्थल है उसमें भी शामिल कर लिया गया था। और जो विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य भी कहते हैं, वो इसी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, जो कि जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और अर्थशास्त्र जो पहले था, जो चाणक्य ने लिखा था, वो राजनीति विज्ञान के बारे में था, राजनीति के बारे में था, राज्य व्यवस्था के बारे में था। उसके बाद में जो सेकेंड विश्वविद्यालय आता है वो आता है नालंदा, जो कि राजगृह बिहार में है। और इसको कुमार गुप्त ने, गुप्त वंश के राजा थे कुमार गुप्त, उन्होंने 413 ईस्वी में इसे बनाया था। और हाँ, इसे महायान की जो शाखा है, बौद्ध धर्म की महायान की जो शाखा है, उसका ऑक्सफोर्ड भी बोला जाता है। उसके बाद में जो बख्तियार खिलजी है उसने इसे जलाया था, जो जैसा कि मैंने बताया था कि 6 महीने तक जलता रहा था। उसके बाद में अगर हम विश्वविद्यालयों की बात करें तो उसके बाद में विश्वविद्यालय आता है विक्रमशिला, जो पाल शासक धर्मपाल ने बनाया था, जो भागलपुर बिहार में स्थित है। और इसे भी बख्तियार खिलजी द्वारा जलाया गया था। अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में एक बात और बताऊं दोस्तों, अभी नरेंद्र मोदी जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पुनरुद्धार करने के लिए, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए योजना चालू की है, जो कि कुछ दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद में जो अंतिम विश्वविद्यालय जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो वल्लभी जो दोस्तों वो सौराष्ट्र गुजरात में है। और ये जो एजुकेशन या एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन बोलते हैं, या फिर उसको हम बोल सकते हैं प्रशासनिक शिक्षा का केंद्र था। और जो चीनी यात्री था जो इत्सिंग जिसका नाम था, वो इसी समय पे आया था, इसी विश्वविद्यालय में आया था, और यह बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दोस्तों, प्राचीन विश्वविद्यालय तक आज हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में हम आगे चलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, और उससे आगे जो दिल्ली सल्तनत के बाद में जो मुग़ल एम्पायर हुआ था उसके बारे में सब कुछ आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।